In today's enlightening session, Vaidya Yogajoshi sir has spoken about something very few people in Ayurveda have been able to treat: diamond black vein anemia. To know more, listen to this episode 5 of our Words of Wisdom series on Yashodhwani, Ayurveda's own voice. This episode also explores the deeper foundations of Ayurveda, including the Samanya Vishaya Siddhanta, essential principles of treatment, importance of modern diagnostic tools in a Vaidya's clinical practice, and promising areas of research in Ayurveda. If you find this episode meaningful, do spread the word and don't forget to like, share, and subscribe to Yashodhwani, Ayurveda's own voice. Let's begin our journey. इस पचन का विचार करते समय ही शास्त्रकारों ने एक ऐसे कुछ द्रव्य देखे कि जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ही निर्माण होते हैं, मगर वो मल स्वरूप नहीं है। उनका शरीर धारण के लिए आवश्यकता जरूर है, मल के अपेक्षा वो अलग द्रव्य है। उन्होंने देखा कि वात नाम का एक द्रव्य शरीर में, उसको वात नाम दिया, बाद में एक द्रव्य ऐसा निर्माण होता है वो शरीर के सभी हलचल पर नियंत्रण रखता है। व्यवहार का ही उदाहरण ले ले, आप आहार का ही ले रहे हैं तो आहार आप हाथ से उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, वहां चर्वण होगा, फिर निकल जाएगा अंदर, अंदर भी हलचल जरूर रहेगी अंतरों की, फिर उसका शोषण हो जाएगा, वो जो कि निर्माण हुआ रस वो हृदय तक पहुंचेगा, हृदय का विक्षेपण अखंडित चालू रहेगा पूरे शरीर पर। इतना ही नहीं, श्वासोश्वास की क्रिया है, हाथ पांव की हलचल है, जो जो कोई हलचल शरीर में है उसका नियंत्रण जिससे होता है उसे आयुर्वेद ने नाम दिया वात। वात यानी क्या है पहले समझ में लेना चाहिए। व्यवहार में वात यानी पोट में गुब्बारा हो गया तो वात कहते हैं, ऐसा नहीं है। वात का निश्चित आयुर्वेद के दृष्टि से दोष के रूप से जो अर्थ ध्यान में रखना चाहिए, ये सभी हलचलों पर नियंत्रण करने वाला घटक जो है वो है वायु। दूसरी बात जब उन्होंने देखा कि पचन अच्छा होने के लिए अग्नि की भी जरूरत रही, योग्य तरह का अग्नि हो तो ही पचन निर्माण हो जाएगा ठीक तरह से। और इस उष्ण गुणयुक्त अग्नि का नियंत्रण जिस घटक द्वारा होता है उसे आयुर्वेद ने नाम दिया पित्त। वात और कफ शीत गुणात्मक हो गए, केवल पित्त जो है वो उष्ण गुणात्मक। अग्नि जो है वो पित्त के आश्रय से रह करके पचन का कार्य करेगा। इस पचन के कार्य में बहुत महत्व का कार्यकारक जिसमें कार्यभार संभाला जाता है, ऐसा ये घटक है जो पूरे पचन क्रिया पर नियंत्रण रखता है। जो अग्नि गुणयुक्त पित्त उस पर नियंत्रण, जो अग्नि गुणयुक्त जो द्रव्य, ऐसा जो द्रव्य है वो है पित्त। और कफ क्या है? कफ भी पचन से संबंधित ही है। कफ अपभाव का नियंत्रण करता है। पचन के लिए ये जलीय भाव, ये भी एक महत्व का घटक द्रव्य है, ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको उलन पकाना है, भात पकाना है, चावल पकाने हैं, तो क्या करेंगे आप? चावल तो ले लेंगे और चावल लेकर के अग्नि पर रखे से उसे चावल बन जाएंगे, पक जाएंगे। उसमें पानी होना चाहिए, योग्य प्रमाण में पानी होना चाहिए। ज्यादा पानी हो गया तो उससे पेय निर्माण हो जाएगा, पेय निर्माण हो जाएगी, और यदि पानी कम हो जाएगा तो वो जल जाएगा। चावल ठीक तरह से पकने के लिए उसमें योग्य मात्रा में जलीय अंश की जरूरत रहेगी। शरीर में भी किसी भी भाव पदार्थ की उत्पत्ति होने के लिए जैसे अग्नि की जरूरत है, जैसे वायु की जरूरत है, वैसे ही अपभाव की भी जरूरत रहे। और इस अपभाव पर नियंत्रण करने वाला, जलीय अंश पर नियंत्रण करने वाला जो घटक, उसमें उसको आयुर्वेद ने नाम दिया कफ। वात पित्त कफ का यह सही अर्थ पहले ध्यान में लेना चाहिए। जो खांसी के समय कफ आता है वो कफ यहां अपेक्षित नहीं है।
या अम्ल पित्त में जो पित्त बाहर निकलता है वो पित्त पित्त के रूप में यहां अपेक्षित नहीं है। तो ध्यान में रखिए, सभी हलचली पर नियंत्रण करने वाला घटक वायु, पचन क्रिया पर नियंत्रण करने वाला पित्त और जलीय अंश पर नियंत्रण करने वाला कफ, ये तीन बहुत महत्व के घटक आयुर्वेद ने बताए। उनको दोष ही संज्ञा देकर के देखिए कितने महत्व के घटक है। शरीर पर अनेक गुणकर्म इसके आधार पर ही रहेंगे, अनेक क्रिया इसके बिना हो ही नहीं सकेंगे, फिर उनको दोष क्यों कहना? दोष नहीं है ये शरीर को आधारभूत ऐसे ही घटक है, फिर भी उनको दोष कहा क्योंकि इतने महत्व के घटक हैं ये। शरीर का परिणाम भाव पदार्थ की उत्पत्ति जिनके कारण होती है, ऐसे घटक होने के कारण यदि वो बिगड़ गए तो पूरे शरीर की विकृति हो जाएगी। स्वयं की दृष्टि हो गई तो दूसरे की दृष्टि निर्माण हो जाएगी और इस आधार से उनको दोष कहा गया। दोष यानी विकृत नहीं है, वो प्रकृति है वो भी। दोष यानी विकृति नहीं, दोष इज नॉट फॉल्ट। ये संज्ञा है, शास्त्रीय संज्ञा है। यहां दूसरा कोई शब्द प्रयोग आप नहीं करेंगे, दोष को दोष ही करना पड़ेगा, धातु को धातु ही करना पड़ेगा। मन को फिर किसी भी भाषा में आप उसका विवरण करें, उसका ट्रांसलेशन करते समय ये साइंटिफिक जो वर्ड रहेंगे उनका बदल आप नहीं कर सकेंगे। देखिए, इस त्रिदोष सिद्धांत के बारे में भी बहुत कुछ कहना पड़ेगा आपके सामने। मैंने पहले ही कहा, चरक काल में जो त्रिदोष सिद्धांत आप कहते हैं, जो आयुर्वेद का एक महत्व का सिद्धांत कहते हैं, उसके बारे में मैं कह रहा हूं। चरक काल में 3 दोष है तो बताया गया था, पर कफ और पित्त के नाम भी मालूम नहीं थे उसे। सुश्रुत काल में कफ के नाम मालूम नहीं थे, बाद में वाग्भट ने उसमें नाम बताए, ये पाचक रंजक वगैरह करके प्राण व्यान अपान समान व्यान ऐसे कर उनके स्थान कर्म। मगर और भी विचार करना चाहिए। क्या इतना ही विचार करके काम चलेगा आपके? एक उदाहरण रूप में लेता हूं आपके। उदाहरण का कर्म बताया गया, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, बराबर है। वायु के कौन से गुण के आधार पर यह कर्म होते हैं, विचार करना ही पड़ेगा आपको। यदि उदाहरण की दृष्टि हो तो उसके विपरीत गुणों का यदि आप चिकित्सा में उपयोग करना चाहते हो तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति ये कार्य कैसे उत्पन्न हुए, कौन से गुण के आधार पर उत्पन्न हुए? आयुर्वेद कहता है कर्मभिस्तो अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रिता गुणा। जो कर्म उत्पन्न हुआ उसके आधार पर उसके गुण आप जान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सुवर्ण मधुर रसात्मक है, क्यों? वो बल्य मधुर रस की जो कार्य है उसे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, इसलिए अव्यक्त रस होकर भी हम सुवर्ण को मधुर रस द्रव्य कहते हैं, क्योंकि हम कर्मानुमेय द्रव्य मानते हैं। कर्मभिस्तो अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रिता गुणा, ऐसे कहने पर आपको कहना पड़ेगा कि उदाहरण वायु के कौन से गुण के आधार पर यह कार्य करता है। इसका उत्तर कहां गया? आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं मिलेगा, पर उसका संशोधन होना चाहिए, इसका विचार होना ही चाहिए। तत्र वृक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो दे रहा, ये वायु के गुण, ठीक है, मगर इनमें से कौन से गुण से ये कर्म हो जाएंगे? क्या वृक्ष गुण से उसका बलवर्धन होगा? सूक्ष्म गुण से होगा? कौन से गुण के आधार पर होगा? लघु गुण से होगा? नहीं। फिर कौन से गुण से? एकत्रित ये बताए गए सभी, क्यों बताए गए, क्या कारण है उसका? इसका विचार होना चाहिए। ये तो अधिक स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने रखना ही वाला हूं, और उसके पहले त्रिदोष के बारे में और भी कुछ विचार करेंगे और बाद में इस विषय पर आ जाएंगे। एक शंका उपस्थित की है, दोष के 5 ही प्रकार क्यों बताए गए? 6 प्रकार नहीं, 4 प्रकार नहीं, 3 दोष और प्रकार 5, ऐसा क्यों? सुश्रुत ने उसका उत्तर देने का थोड़ा सा प्रयत्न किया। नामस्थान क्रिया में ये जो भेद किए जाते हैं, नाम भेद से
स्थान भेद से, क्रिया भेद से या रोग भेद से, अमय भेद से। मगर क्या ये सच है? नहीं। क्या 5 ही नाम उनको याद आ गए इसलिए 5 नाम रखे? नाम भेद से ये है ही नहीं। कर्म भेद से कहे तो कैसे कह सकते हैं? क्या 5 ही कर्म है शरीर में? इतना ही, जैसे उदाहरण का देगा, एक वायु को इतने कर्म बताए गए। वाक प्रवृत्ति करने वाला वायु अलग, दूसरे प्रयत्न करने वाला वायु, ऐसा क्यों नहीं कहा कर्म भेद से? कहा हो स्थान भेद से भी ये दिखाई नहीं देता है। क्योंकि क्या शरीर में 5 ही स्थान है? दूसरी दृष्टि से देखा जाए, और स्थान देखा तो वहां व्यान वायु भी मिलेगा, प्राणवायु भी मिलेगा, उदान वायु भी मिलेगा। आपके यहां एक अमृतत्व कहा गया है, एक वायु दूसरे से अमृत है। यदि स्थान में से प्रकार हो तो वायु जब उस स्थान में जाएगा तो उस स्थान प्राप्त हो जाएगा उसे। और अमय भेद से यह भी सच नहीं है। क्या 5 ही रोग है 5 प्रकार करने के लिए? इसके विपरीत आपको ध्यान में आएगा कि एक ही व्याधि में 2-2, 3-3 दोष रहेंगे, 3-3 प्रकार के रहेंगे वात में से। फिर ये 5 प्रकार क्यों? इसका विवेचन कहां नहीं है। यह भी विवेचन आपको करना पड़ेगा चिकित्सा अच्छी तरह से जानने के लिए। देखिए, एक और कहा जाता है पंचमहाभूत थे इसलिए 5 बताए गए, मगर उसके क्या संबंध है? पहले मैं सवाल करूंगा, पंचमहाभूत ही क्यों? 6 क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? पंचमहाभूत ही क्यों माने गए? उसका जवाब देना बहुत आसान है। ये पंचमहाभूत जो है वो अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ज्ञानेंद्रिय 5 है। ये प्रत्यक्ष गम्य है, कोई 6वां इंद्रिय नहीं है। एक से ज्ञात ऐसे 5 महाभूतों का वर्णन किया गया, इसलिए 5 महाभूत हो गए। पर क्या 5 महाभूत है इसलिए पंचमा दोषों के 5 प्रकार बताए गए? हाँ, हम मानते हैं सर्वम द्रव्यम वाच्यको भौतिकम अस्मिन्। जो वायु पित्त कफ हो तो वायु केवल वायु महाभूत से नहीं, उसमें वो पंचमहाभूतात्मक है, वायु का प्राधान्य है। व्यपदेश तो भूयसा, इस न्याय के आधार पर उसे वायु कहा गया। जो पित्त है उसमें अग्निगुण महाभूत है, तो जो कफ है उसमें पृथ्वी और जल, इन महाभूतों का आधिक्य रहेगा। मगर वो प्रत्येक द्रव्य पंचमहाभूतात्मक है। पर केवल 5 ही नहीं, तो उसमें तरतम अभाव से अनेक प्रकार हो सकते हैं। ऐसे तरतम भाव से ही दोषों के 5 प्रकार बताए गए, ऐसा मेरा मत है। यह ग्रंथों तो नहीं है, ये मैं मेरा मत आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मैंने उदाहरण लिया था इसलिए आगे चलाएंगे। क्या उदाहरण लिया था मैंने? कि मैंने उदाहरण लिया था वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, ये वायु के कौन से गुण के कारण उत्पन्न होते हैं? मेरे मतानुसार ये शीत गुण के कार्य है। क्यों कहता हूं मैं? प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है उसके आधार पर। जो शीत ऋतु रहेगा उसमें आपका प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति सब अच्छा रहेगा ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा। अपने जगह से जो शीतल प्रदेश में हमेशा रहने वाले लोग वो ज्यादा ऊर्जा पूरा रहेंगे, उनका वर्ण पूरा रहेगा, वो दीर्घायु रहेंगे, उनकी वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा ये सब अच्छा रहेगा। इसके विपरीत जो विषुववृत्त के पास रहने वाले, उष्ण प्रदेश में रहने वाले पिग्मी जैसे लोग, वो काले रहेंगे, अल्पायु रहेंगे, दुर्बल रहेंगे। तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति ये वात के शीत गुण के कारण उत्पन्न वाले करना है। कर्म में तो अन्वयन्ते नाना द्रव्याचिता गुणा, ऐसा जब आप कहेंगे तो मैं कहूं कि उदाहरण ये शीत गुण प्रधान वायु है। और शीत कौन से महाभूत का गुण है? ये अपमहाभूत का गुण है। तो मैं कहूं पंचमहाभूत के आधार पर उनका संगठन जरूर हुआ है। ये वायु है, वायु का आधिक्य उसमें है, वहां अन्य वायु की अपेक्षा इसमें अपमहाभूत थोड़ा सा अधिक प्रमाण में है, इसलिए शीत गुण प्रधान है। समान कैसे रहेगा?
समानो अग्निसमीपस्था अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति च, ये उसके कर्म। वो अग्निसमीपस्थ होने के कारण क्या होगा? क्या वो उष्ण गुणात्मक होगा? नहीं, वायु शीत गुणात्मक ही है। मगर अन्य वायु के प्रकार की अपेक्षा इसमें शैत्य कम रहेगा। कौन सा गुण का आधिक्य रहेगा? वो अग्नि समीपस्थ होने के कारण रूक्ष गुण प्रधान होगा। रूक्षम ही तेजोज्वर्गम तेजसा रूक्षित यस्यात अनुभव धातु स्नेह साध्य सचाकेला, ये ज्वर प्रकरण में चरक ने दिया हुआ प्रकरण सूत्र आपको मालूम होगा। वहां रूक्ष बढ़ता है, पित्त रूक्ष गुण से बढ़ता है, नहीं, स्निग्धांश कम हो जाता है उष्णता के कारण और रूक्षता बढ़ जाती है। ध्यान में रखिए, अग्नि के साहचर्य से समान ये रूक्ष गुण प्रदान, और रूक्षता ये किसका गुण है? अग्नि का गुण है। वो अग्नेय वायु कह सकते हैं। इसके अन्य वायु की अपेक्षा इसमें अग्नेय महावेद अधिक प्रमाण में, ऐसा विवेचन आप जरूर कर सकते हैं। व्यान कैसा रहेगा? प्रायः सर्वा क्रिया तंत्र प्रतिबद्धा शरीर, ये व्यान वायु का धर्म। यानी क्या? सभी प्रकार के हलचल जो अन्य है वो सभी नियंत्रित करने वाला वो घटक है। और इसीलिए आप कह सकते हैं ये चल गुण प्रधान वायु है। ये चल गुण, ये वायु का ही गुण है, वायु भी ये वायु का ही है। अन्य वायु की अपेक्षा सभी में वायु अधिक है, पर तरतम भाव से देखा जाएगा तो इसे वायवीय वायु या चल गुणात्मक वायु कह सकते हैं। अपान गंध बहुल अधोगामी स्वभाव का वो पार्थिव है, ऐसा आप कह सकते हैं। और रह गया प्राणवायु, नाभस, केवल प्राणवायु बच गया इसलिए नाभस नहीं कर रहा हूं मैं, वो ज्ञानेन्द्रियों पर और कर्मेंद्रियों पर कार्यकारी है, मन पर कार्यकारी है। जो इंद्रिय सूक्ष्म रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म द्रव्यों पर कार्यकारी जो द्रव्य, वो सूक्ष्म गुण प्रधान होना ही चाहिए। इसीलिए मैं कहूंगा प्राणवायु ये सूक्ष्म गुण प्रधान या नाभस वायु है। देखिए, केवल इतना विवेचन करने से त्रिदोष सिद्धांत पूरा नहीं हो जाएगा। हम आयुर्वेदीय लोग पोषक भाव भी मानते हैं। जो निर्माण हुआ वो जिससे निर्माण हुआ ऐसा कोई द्रव्य होना ही चाहिए। जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पोष्य या स्थायी, और जिससे निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पोषक या अस्थायी। ये पोषक भाव आयुर्वेद में जहां स्थूल वचन का वर्णन, सूक्ष्म वचन का वर्णन किया है, वहां विस्तार से किया है। देखिए, आयुर्वेद का वर्णन है कि सारकित्य विभजन के समय वायु की निर्मित होती है। रस के निर्मित के समय बाय प्रोडक्ट के रूप में कफ की निर्मित होती है, और रक्त की उत्पत्ति के समय आयुर्वेद ने कहा पित्त की निर्माण होता है। पर यहां निर्माण होने वाले वायु, पित्त और कफ, ये पांचों प्रकार के वायु का पोषण करते हैं, पित्त का पोषण करते हैं, कफ का पोषण करते हैं। पंचात्मा वायु वो पांच ही प्रकार के वायु का पोषण करने वाला द्रव्य पोषक रूप से यहां उत्पन्न होता है। तो मैं कहूंगा सारकित्य विभजन के समय निर्माण होने वाला वायु ये पोषक है, और प्राण, व्यान, अपान, समान ये जो प्रकार कहे गए वो पोष्य है। यानी वायु के भी दो प्रकार करनी पड़ेगी आपको, पोषक और पोषक। एक बात और, सूक्ष्म गुण प्रधान प्राण, चल गुण प्रधान व्यान, शीत गुण प्रधान उदान, या इसी प्रकार से रूक्ष गुण प्रधान समान, इस दृष्टि से विचार किया जाएगा तो पोषक वायु में कौन से गुण होने चाहिए? सभी गुण होने चाहिए। तत्र रूक्षो लघु शीतो खर सूक्ष्मो चलो मिला, ये गुणधर्म आपको प्रकर्ष रूप से मिलेंगे। वो पोषक वायु में, पोष्य वायु में एक एक गुणों का आधिक्य रहेगा। ध्यान में रखिए, त्रिदोष सिद्धांत आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उसके बिना आप चिकित्सा नहीं कर सकेंगे। उदान वायु की विकृति ऐसे ग्रंथ में मिला तो आपको शीत गुण के विरोधी चिकित्सा करनी पड़ेगी वहां। इतना ही नहीं, उदान का उल्लेख न हो स्तंभों का, तो स्तंभ ये तो शीत गुण के कारण यहां उदान की विकृति मानना चाहिए। उदानम योजित ऊर्ध्वम, इस न्याय से उसे नष्ट कर दीजिए, उसे लाभ होने वाला है।
स्तंभ कहां भी हो नस्से से उपयोग होता है उसी का। वो कैसे कार्यकारी होता है ये आगे मैं आपके बताऊंगा ही कि नस्से का और कहां भी उत्पन्न हुआ स्तंभ कैसे दूर हो जाएगा, इसका विवेचन तो बाद में करने वाले हूं मैं। मगर पहले ध्यान में रखिए, त्रिदोष सिद्धांत के विस्तार रूप से विचार करना हो तो ये बदल करनी पड़ेगी, आयुर्वेद में इसका समावेश करना पड़ेगा। ये सिद्धांत ठीक तरह से समझ में नहीं लिया तो आयुर्वेदिक चिकित्सा ठीक तरह से आप कर नहीं सकेंगे। अंशांश कल्पना जिसे कहते हैं उसका विचार आपको करना ही होगा। अंशांश कल्पना के विचार के बिना आप चिकित्सा कर ही नहीं सकेंगे। जैसे आप बहुत बार कहते हैं कि आलू और बैंगन दोनों वातगर हैं, मत खाओ। क्या ये सच है? दोनों परस्पर विरोधी गुण के रहे। आपको मालूम है वायु दो प्रकार से प्रकोप हो जाता है, वायु धातुक्षय मार्ग से आवरण हुआ। यदि धातुक्षय हो वहां आलू अच्छा रहेगा, उपयोगी होगा धातु वृद्धि होने के लिए, और उपस्तंभित अवस्था में चलेगा नहीं। इसके विपरीत बैंगन जो रहेगा उसके गुणधर्म है वो धातुक्षय चलने के लिए उपयुक्त नहीं होगा, वो मार्गावरोध दूर करने वाला द्रव्य है। मार्गावरोध का उपयोग आपको करने का पड़ेगा उस समय। अंशांश कल्पना बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कौन से दोष कौन किस गुण से बढ़ा हुआ है, इसका विचार आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, आप चिकित्सा ही नहीं कर सकेंगे। जैसे ये वाता प्रकोप है आपको ध्यान में आ गया, ठीक है, पर कौन से द्रव्य का उपयोग करना। यदि वो उपस्तंभित हो मार्गावरोध हो तो वहां रास्ता जैसे गुगुल जैसे द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकेंगे, वहां बला या बाश या ऐसे द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत यदि धातुक्षय जन्य वात प्रकोप हो तो आप वहां माश या उड़द का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको शतावरी अश्वगंधा जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे सुवर्ण आदि धातुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। पर मार्गावरोध हो तो इनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना होगा, वो विरुद्ध होगा, उसे रोग बढ़ जाएगा। अंशांश कल्पना जान लेना यह बहुत महत्व का है। आयुर्वेद जो ग्रंथों में कहा है उतना ही आयुर्वेद ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो सिद्धांत बेसिक है, जो मूलभूत सिद्धांत है वो शाश्वत है, पर उसके आधार पर आयुर्वेद का उपब्रह्मण करना ही पड़ेगा आपको। एक उदाहरण रूप में मैं आपके सामने रखूंगा। एक उदाहरण, कुछ दिन पहले मेरे पास एक छोटा सा बालक आ गया, उसका निदान किया गया था अर्वाचीन दृष्टि से डायमंड ब्लैक पैन एनीमिया। बहुत रेयरली मिलने वाला, भारत में तो बहुत रेयर है, स्विट्जरलैंड जैसे देश में अधिक प्रमाण में मिलता है। ऐसा इंटरनेट पर जब मैं गया तो मिला, मुझे भी मालूम न होता ये रोग क्या है। क्या रहता है डायमंड ब्लैक पैन एनीमिया में? डायमंड ब्लैक पैन एनीमिया में रहता है देयर इज कंप्लीट एप्लीजिया ऑफ आरबीसी। आरबीसी तैयार ही नहीं होते उसके जन्म से ही। मेरे पास जो रुग्ण आया वो केवल 15 महीने का था। उसके माता पिता दोनों भी अर्वाचीन शास्त्र के, वैद्यक शास्त्र के पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए, एमडी मेडिसिन पास हुए। जब उनके बालक को उन्होंने देखा इतना एनीमिक क्यों है, तो शुरू की अवस्था में उसका पूरा परीक्षण किया गया, बोन मैरो एग्जामिनेशन भी किया गया, उनका ध्यान में आ गया कि इसे आरबीसी तैयार ही नहीं होती उनके शरीर में। अर्वाचीन वैदिक शास्त्र में तो उसके लिए कोई उपाय नहीं। क्या करें ऐसे अवस्थाओं में? उसे जब मेरे पास आया वो 15 महीने का था, तब तक वो जीता था। कैसे? 15 महीने की अवधि में उसे 16 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था। उसे इस छोटी सी उम्र में 40 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड चलते हर रोज, और ये करके भी हीमोग्लोबिन उसका कभी भी 6 ग्राम से आगे बढ़ा नहीं था ट्रांसफ्यूजन देने के बाद भी। ये पूर्ण चिकित्सा है, निर्माण होता ही नहीं था आरबीसी से, और आरबीसी से जब तक निर्माण नहीं होगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कैसा? जब मेरे पास आ गया, क्या करना इसे? मैंने भी इस अवस्था में रुग्ण कभी देखा नहीं था, पहले रुग्ण मैं देख रहा था इस प्रकार का। बहुत सोचा, यहां मुझे अर्वाचीन शास्त्र का मदद लेनी ही पड़ी। अर्वाचीन वैद्यक शास्त्र क्या कहता है? आरबीसी दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। आयुर्वेद में कहा भी ये वर्णन नहीं है।
आयुर्वेद में रक्त व स्रोतों का यानी रक्त कहाँ निर्माण होता है इसका विवरण करने समय यकृत पिलिया और रक्तवाही धमनियां इनका विवरण किया, पर कहाँ भी मज्जा धातु का विवरण नहीं हुआ। पर अब जब आयुर्वेद के अपेक्षा अर्वाचीन वैद्यक शास्त्र कहता है आरबीसी दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, तो मुझे चिकित्सा करते समय उसका विचार करना पड़ा। इस दृष्टि से विचार करके मैंने मज्जा धातु पर कार्यकारी सुवर्ण, मौक्तिक, रौप्य, बिल्व जैसे द्रव्य जो आगे मैं मज्जा व स्रोत के बारे में, व्याधियों के बारे में विचार करूं तब विस्तार रूप से आपके सामने रखने ही वाला हूं। मैं इन द्रव्यों का वापर मैंने शुरू किया और आज अभिमान के साथ मैं कह सकता हूं, गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, आज वो बालक 6 साल का है, आज उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम तक बढ़ा हुआ है और आज तक उसे एक बार भी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं लगी। उसका स्टीरॉइड में धीरे धीरे कम करने लगा। 6 महीने की अवधि में मैंने उसका स्टीरॉइड क्रमेण करना चाहिए, ये तो मैंने पहले ही बताया, वो कम करते गया। आज बालक खुश है। एक बालक को जीवदान मैं दे सका, किस आधार पर? आयुर्वेदिक सिद्धांत का तो विचार मैंने किया ही, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य मूर्ति का यहां मज्जाग्नि का विचार करना चाहिए, ये मुझे एलोपैथी ने सिखाया। ऐसे अन्य शास्त्रों में जो उपयुक्त घटक हैं, जो नवा ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, उसका आयुर्वेद के उपब्रह्मण के लिए आपको उपयोग करना ही होगा। उसके बिना आप योग्य तरह से चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। ये बोन मैरो एग्जामिनेशन किया, इसीलिए कारण मुझे मालूम हो गया कि उसे आरबीसी और नॉन उपकरण के बिना मैं ये निदान नहीं कर सकता था। बहुत से ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं जहां अर्वाचीन वैद्यक शास्त्र का उपयोग लेकर के मुझे आयुर्वेद की चिकित्सा निश्चित करनी हो पड़ी। मगर मैं एक बार इसके साथ कहना चाहता हूं कि आरबीसी दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये तो सच है। फिर रक्त व स्रोत का वर्णन करते समय इसके आगे यकृत पिलिया के साथ मज्जा भी एक मूल स्थान है, इसका विवेचन आयुर्वेदियों ने करना चाहिए। आयुर्वेदीय ग्रंथों में नहीं होगा, फिर भी आयुर्वेद शास्त्र में इसका समावेश होना चाहिए कि धातु यह भी आयुर्वेद की दृष्टि से रक्त व स्रोत का एक मूल स्थान है। सिद्धांत को कोई मैं नहीं छोड़ रहा हूं। सिद्धांत के आधार पर आयुर्वेद का जो उपप्रवण करना है, इसका एक उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने ये रख रहा हूं। आजकल क्या होता है, अर्वाचीन वैद्यकीय शास्त्र का थोड़ा सा अभ्यास करो और आयुर्वेद में घुसड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण रूप में लेता हूं, आप त्वचा करते हैं, त्वचा यानी क्या? तो तुरंत उत्तर मिलता है त्वचा यानी स्किन। क्या उत्तर बराबर है? नहीं। आयुर्वेद के दृष्टि से त्वचा का अर्थ अलग ही है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाए तो ये स्पर्शनेन्द्रिय का स्थान है, वेदना का अधिष्ठान है। वेदना त्वचा के बिना अन्यत्र कहा नहीं हो सकती, स्पर्श त्वचा के बिना अन्य कहा हो नहीं सकता है। यदि केवल स्किन यानी त्वचा माना तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव कितना आसान हो जाएगा। लोकल एनेस्थीसिया दे दीजिए, अंदर कुछ भी करो, अंदर होगा नहीं कुछ भी इतना। क्या ऐसी बात है? नहीं, अंदर भी वेदना है, अंदर भी स्पर्श है, मगर इसका मतलब त्वचा यानी स्किन नहीं, केवल स्किन यानी त्वचा है। मगर त्वचा में स्किन के साथ साथ जो अभ्यंतर त्वचा जो है उसका भी समावेश होना चाहिए। जो अंतर्गत कवरिंग्स है, फिर वो पेरिटोनियम हो, प्लूरा हो, पेरिकार्डियम हो, मेनिंजेस हो, ये जो सब कवरिंग्स है उसमें ही वेदना रहती है। ध्यान में रखिए, नर्व एंडिंग्स वहां हो जाते हैं। आप उदाहरण देना हो तो ट्यूबेक्टोमी के ऑपरेशन देखे होंगे, क्या करते हो? लोकल एनेस्थीसिया स्किन का एनेस्थीसिया, फिर वो पेरिटोनियल ब्लॉक दे देंगे। एक बार पेरिटोनियल के ब्लॉक दिया तो अंदर ट्यूब काटने के लिए कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर वेदना नहीं है। जो कवरिंग्स है उसमें वेदना है। तो त्वचा बाह्य हो या अभ्यंतर हो, उसका समावेश त्वचा इस शब्द से करना चाहिए।
आज क्या बहुत बार शिकायत आता है सप्त त्वचा है, मॉडर्न में भी सप्त त्वचा का है, 7 लेयर्स ऑफ द स्किन। वहां 7 और यहां 7 आंकड़ा आ गया, इसलिए उसमें कोई साम्य नहीं है कि 7 लेयर्स ऑफ द स्किन अर्वाचीन परिभाषा में जो गए वो माइक्रोस्कोपिक है, और यहां अपने यहां जो 7 त्वचा बताई गई है वो अलग है। उनकी व्रीहि, दीढ़ व्रीहि इतनी जाड़ी बताई गई। तो 7 त्वचा यानी 7 लेयर्स ऑफ द स्किन कहना कितना गलत है ये आपको ध्यान में आएगा। शरीर में अलग अलग स्थान पर ये 7 त्वचा मिलेगी, वहां करना पड़ेगा। इसका वर्णन अभ्यंतर त्वचा का सुश्रुत ने अच्छे तरह से किया है, टीकाकरण नहीं किया है, डल्लन नहीं किया है। उधर की संप्राप्ति बताते समय कोष्ठाद उपस्ने वदन सारो विस्तृत दृष्टियों अनिलवेग दूंगा त्वचा संबंध में समयित मुद्दा विवर्धमानो जगरम करोति, ऐसा विवेचन। उपस्नेह से जो द्रव्य संचित होता है त्वचा में, कौन से त्वचा में? बाह्य त्वचा में, अभ्यंतर त्वचा में, पेरिटोनियल कैविटी में उसका संचय हो जाता है। इसका विवरण योग्य तरह से डल्लन ने किया उसकी टीका करते समय, और उन्होंने कहा यह अभ्यंतर त्वचा का वर्णन है, यह बाह्य त्वचा का वर्णन नहीं है। आयुर्वेद का अध्ययन करते समय आप निश्चित रूप से विचार पूर्वक उसका अध्ययन करना चाहिए। सुश्रुत ने जो कहा, चरक ने जो कहा वो गलत है ऐसा कहना नहीं चाहता हूं मैं, मगर उसमें गलती यदि आपके ध्यान में आई तो आपको कहना चाहिए कि सुश्रुत ने गलत लिखा है। चरक ने कहा है इसलिए मैं मान लूंगा, नहीं मान लूंगा मैं। सुश्रुत ने लिखा है इसे, उसको प्रत्यक्ष का आधार देना चाहिए आपको। एक उदाहरण स्वरूप कहूं आपके सामने, जलोका का वर्णन जब सुश्रुत ने किया उस समय उन्होंने कहा उसमें 2 प्रकार रहते हैं, नर और मादी। 2 प्रकार के जलोका का वर्णन भी किया, मगर आज शास्त्र ऐसा करता है कि लीचेस जलोका जो है वो हर्मोप्रोडाइट रहते हैं। एक ही जलोका में नर और मादी के दोनों रहते हैं, उनमें नर और मादी ऐसे भेद होते ही नहीं है। तो क्या सुश्रुत ने कहा है ऐसे मान लेंगे आपको बदल करना ही पड़ेगा। ये जो आधुनिक तत्वज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपको, उसके आधार पर आपको उसमें बदल करना ही होगा। Thank you for joining us on this journey through the thoughts and wisdom of late Vaidya Yoga Joshi sir. We hope this video helped you take one step deeper into understanding the true principles of Ayurveda. If you enjoyed this video, do share it with others and like, share and subscribe. Stay tuned for another interesting episode on next Thursday. Until then, stay healthy and choose Ayurveda first. Namaste.